तो आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। 12th क्लास की जो हमारी फिजिक्स की बुक है ये आरबीएससी की। वैसे अभी जो है आप घर पे टिक कर सकते हो इससे पढ़ाई। मैं आपको इस पे सभी चैप्टर्स की वीडियो बना के दे दूँगा। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की। स्थिर विद्युत क्षेत्र हमारी फर्स्ट यूनिट है, वह स्थिर विद्युत की। ये अपने जो है पूरा अगर देखा जाए तो 9 नंबर की ऐसा है, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर हैं स्थिर विद्युतिकी में। इसमें विद्युत क्षेत्र जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के गुणधर्म के बारे में, कूलॉम का नियम, ये वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है धारा विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में हम लोग स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ही जगह पर स्थिर होती है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, आरबीएससी की बुक किसी तरह की होगी। इसमें ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, ये इस तरह से, ठीक है। तो हम आज इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। नोट्स से हम पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये चैप्टर बहुत ही हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब जरूर है मेरी, पर थोड़ा समझ जाना यार, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र। विद्युतिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युतिकी कहलाती है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युतिकी कहलाती है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। स्थिर विद्युतिकी और गति विद्युतिकी, ठीक है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी, और अगला जो फर्स्ट यूनिट जो स्थिर विद्युतिकी, अगला यूनिट है गति विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी जो है वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थित आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युतिकी, हम स्थित आवेश का अध्ययन करेंगे। और गति विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वो सेकंड यूनिट में हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। घर्षण विद्युत, जब 2 वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो इन वस्तुओं के परमाणुओं के आवेश एक दूसरे से विनिमय हो जाते हैं, जिसमें वस्तुएं विद्युत में हो जाती है तथा ये अधिक क्रियाशील हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग घर्षण से क्या होता है वो पता चला हमें। अब आवेश क्या होता है? विद्युत वस्तुओं के विनिमय हो जाने के गुण को आवेश कहते हैं। जब वस्तुएं विनिमय हो जाती हैं तो उन्हें आवेश कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर दोनों विद्युत में हो जाते हैं। कांच की छड़ आवेशित, क्योंकि उस पर आवेशों की कमी हो जाती है। वे रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि उस पर आवेशों की वृद्धि हो जाती है। अर्थात आप जब कांच की छड़ और रेशम कपड़े को रगड़ते हो तो दोनों में अलग अलग गुण आ जाते हैं, ठीक है। एबोनाइट की जब छड़ को बिल्ली की खाल को परस्पर रगड़ते हैं तो दोनों विद्युत में हो जाती है। एबोनाइट की छड़ नेगेटिव तथा बिल्ली की खाल पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और जो ये ऋणावेशित धनावेशित है, इसके बारे में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित और धनावेशित, ठीक है। धनावेशित और ऋणावेशित। धनावेशित, यदि कोई आवेश धनावेशित है तो उसमें आवेशों की कमी होती है, अर्थात द्रव्यमान में कमी आती है। द्रव्यमान जो कमी आती है तो क्या कहते हैं उसे? धनावेशित, ठीक है। और यदि किसी वस्तु में ऋणावेशित होती है, यदि उसमें आवेशों की वृद्धि होती है तो वे द्रव्यमान में वृद्धि होती है, ठीक है। हम पर देख सकते हैं कि बेंजामिन ने ये समान विद्युत क्षेत्र की 2 प्रतिकर्षित व विपरीत आवेश की दो छड़ों को आकर्षित किया, ठीक है। तो ये तो कांच की छड़ और ये एबोनाइट, ये जो क्या बोला तुमने, ये 2 कांच की छड़ होगी पास में तो प्रतिकर्षित होगी, और एक एबोनाइट की छड़ एक कांच की छड़ होगी तो आकर्षित होगी, ठीक है। ये इसी तरह से अब जो है, अब यहाँ से जो है चैप्टर हमारा जो है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में। इससे पहले जो पढ़ा वो एक नॉलेज थी हमारे लिए, जनरल नॉलेज, जो कि हमारे आगे काम आए। आवेशों के गुणधर्म। आवेश एक अदिश राशि होती है, ठीक है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आवेश जो होता है, हम इसमें यहीं से शुरू कर रहे हैं, चैप्टर यहीं से शुरू होता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो केवल एक जनरल नॉलेज थी, यहीं से शुरू हो रहा है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश धनात्मक व ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। आवेश धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित व विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसा आम बात है, लेकिन जिसको याद रखना पड़ेगा, ये सातों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं, ठीक है। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, एक आवेश को क्वांटा कहते हैं, ठीक है। आवेश में योगात्मक गुण पाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगला क्या है, आवेश संरक्षण नियम, ठीक है। आवेश संरक्षण नियम क्या है? किसी भी विलगित निकाय में क्रिया से पूर्व व क्रिया के बाद
निकाय का आवेश बराबर रहे तो इसे आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। क्या बोल रहा है ये कि किसी भी विलगित निकाय में क्रिया से पूर्व व क्रिया के बाद निकाय का आवेश बराबर रहे तो आवेश संरक्षण नियम पढ़ा कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने वो न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से हो सकता है ये। ठीक है, अब आवेश का क्वांटीकृत, ठीक है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरे सीधे चलते हैं। ये अगला टॉपिक जो इसमें है वो चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये दो आवेशन अच्छी है क्योंकि इनमें से आ सकते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के स्पर्श कराते हैं तो उस वस्तु में समान आवेश प्रेरित होता है, अतः स्पर्श से सह आवेश यानी चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। यदि आवेश वस्तुओं को अलग अलग करने पर समान आवेश बराबर विभाजित हो जाए। देखो, जब हम बोलते हैं जब कोई दो वस्तु होती है जो एक आवेशित है और एक निरावेशित है, जब इन दोनों को पास लाया तो आवेश समान भाग में बढ़ जाता है, पर जब इन्हें वापस से अलग किया जाता है तो ये समान भाग में आवेश जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सुचालक स्टैंड था और ये चालक स्टैंड था। इन दोनों को पहले मिलाया, दोनों में आवेश बराबर हो गया, उसके बाद ये दोनों में अलग अलग हो गया। तो ये जो डेफिनेशन है आप एक बार देख सकते हो फिर से। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के स्पर्श कराया जाता है तो उस समय उसमें समान आवेश प्रेरित होता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। यदि वस्तु को अलग अलग करने पर समान आवेश बराबर विभाजित हो जाता है, तो विभाजित हो जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेश। पहला चालन द्वारा आवेशन था, ठीक है, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेश। जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो उसमें विपरीत आवेश प्रेरित होता है। इस प्रकार वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेशों का प्रेरण कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो उसमें विपरीत आवेश प्रेरित होता है। इस प्रकार वस्तुओं को बिना आवेश कराए आवेशों का प्रेरण किया जाए। जब आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आप ना, जब इधर ये जो दोस्त है इसमें इस तरफ प्लस आवेश है, इधर माइनस। जब आप इसमें पहले इसमें बिल्कुल पास ला रहे हैं, इसमें पास नहीं लाना है आपको, इसमें बिल्कुल मतलब ना नजदीक लाना है, तो ये जो इधर होगा प्लस आवेश आएगा, उधर माइनस आवेश आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस आवेश है इसको हम लोग क्या करेंगे, भूसंपर्कित करके जो इनमें डाल देंगे और जो आवेश है बराबर बढ़ जाएगा, दोनों तरफ प्लस आवेश आएगा, इसमें इधर भी प्लस होगा, इधर प्लस होगा, दोनों बाढ़ जाएगा बराबर। ठीक है, विद्युत दर्शी क्या ये कोई आप बड़ा कुछ नहीं है, केवल इसी किताब में दिया हुआ था तो मैंने बता दिया। विद्युत दर्शी से आवेशन या आवेशों के मध्य बल को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक कांच की बॉक्स होता है जिसमें एक धातु की छड़ लगी रहती है। ठीक है, धातु की छड़ लगी रहती है, जैसे कि ये देख सकते हो आप एक बार, ये कांच का बॉक्स है जिसमें धातु की छड़ लगी हुई है। ठीक है, ये धातु की छड़ लगी हुई है। ठीक है, धातु की छड़ लगी रहती है, कहाँ लगा लगी रहती है। एक कांच का बॉक्स होता है जिसमें एक धातु की छड़ लगी होती है। छड़ को कॉक द्वारा स्थायी रखा जाता है, जैसे, और चालन कॉक द्वारा, ये जो कॉक है इसके द्वारा इस छड़ को जो स्थायी रखा जाता है, जैसे ये स्थायी एकदम, ठीक एकदम, मतलब चालन या प्रेरण से प्राप्त, अब हम जिससे चालन या प्रेरण कराते हैं तो आवेश की छड़ द्वारा स्वर्ण पत्रक पर पहुंच जाते हैं। जब यहाँ हम चालन कराते हैं या प्रेरण जो हमने पढ़ा था कि पास लाना है या थोड़ा सा नज़दीक मिला देना दोनों को, तो वो जब कराते हैं तो स्वर्ण पत्रक तो जो आवेश स्वर्ण पत्रक तक पहुँच जाए, ये स्वर्ण पत्रक है यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हो आप स्वर्ण पत्रक। ठीक है, स्वर्ण पत्रक जो है यहाँ तक आवेश पहुँच जाता है। तो जहाँ आवेशों का प्रतिकर्षी के अनुसार उनके मध्य बल लगता है, तो जब हम जो भी इसके यहाँ तक बल लगता है तो ये जो है आपस में दूर हिलने लग जाते हैं, इससे पता चलता है कि इसमें आवेश हो रहा था मतलब। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलॉम का नियम। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लिख भी सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार आता है और पूरे साल आपके बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जाएगा। आपके यहाँ फेली हो गई, ईयरली हो गई, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट सब में पूछा जाएगा। कूलॉम का नियम क्या है, जब आप देख सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है बल। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ये जो दो बिंदु हैं, ठीक है, हमने माना ये दो बिंदु है Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य की दूरी R है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो दूरी है देख सकते हो आप, ये जो दूरी है ना ये R है।
देख सकते हो ये जो दूरी है वो r है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यदि बिंदु बिंदु आवेश Q1 में Q2 को परस्पर r दूरी पर हो, ठीक है, दोनों परस्पर r दूरी पे, तो बल जो है पहले तो इन दोनों आवेशों के गुना के समानुपाती होगा, ठीक है, और दूसरा बल होगा इनके इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये जो दो ऑप्शन हुए, अब अगर हम दोनों को जोड़ें तो मतलब क्या बन रहा है, अब अगर हम दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को मतलब अगर इक्वल करें तो परस्पर करने पर इसमें बन रहा है कि F समानुपाती हो रहा है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, दोनों को देखा, इधर वाला तो समान है, इधर वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम समानुपाती का जब ये चिन्ह हटाते हैं तो ये जो F इक्वल टू आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र आपको इस 4 चैप्टर्स में काम आने वाला है, 4 चैप्टर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो सूत्र है, ठीक है, और इस चैप्टर में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं के क्या है। ये जो के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के मध्य की मध्य माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो ये के अगर माध्यम जैसे निर्वात है या कोई कोई वस्तु है जो है उसके अंदर ही काम करने वाला है, ठीक है। अब एफ का जो ये एफ है उसका मान क्या होता है, जो ये इसका मान क्या होता है मतलब, तो एफ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। जो ये के है ना के, इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस के को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट है, ये इस तरह लिखा जाता है इसे, ये एप्सिलॉन नोट होता है, जैसे इसे इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसका मान अगर निकाले तो होता है 9 × 10⁻⁹। ये जिसका मान है, ठीक है, 9 × 10⁻⁹। तो हम इसको अब के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देख सकते हैं कि अगर सदिश रूप में इसका मान निकालें तो सदिश रूप में अगर इसके सदिश लगता है तो सदिश, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ लोगे थोड़े दिनों में, क्योंकि आपके बहुत बड़ा चैप्टर है, 9th चैप्टर है किताब में, मैथमेटिक्स की बुक में। और आप अगर बायो के हो तो आप निकालना सीख लीजिए क्योंकि बहुत काम आएगा इस 12th में ये। तो एफ सदिश जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरह से सदिश को लिखा है, सदिश रूप ये होता है, ठीक है। अब आपको अगर अभी ये पता नहीं भी चलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको भी याद कर लीजिए अभी तो, क्योंकि यही ज़्यादा काम आएगा। लेकिन ये सदिश रूप अगर पूछता है तो आप जब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट 9th चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी आप, मैं कहूँगा इससे तो समाकलन तो सीख ही लीजिए, बहुत काम आने वाला चीज़ है ये, ठीक है। तो हम के का मात्रक देख लेते हैं, के का मात्रक क्या है। के का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मात्रक है, वैसे मात्रक काम नहीं आएगा पर पूछा जा सकता है, कभी प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा आपसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब जो है कूलम का नियम की जो डेफिनेशन थी वो हमें सबसे ऊपर लिखनी थी, लेकिन हम एंड में लिखेंगे क्योंकि हमें अभी से सब कुछ पता है इसके बारे में, इसलिए हम डेफिनेशन अब लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन, कूलम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, जो ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, जो कि आप देख सकते हो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य जो ये बल कार्य कर रहा है ना बल, ठीक है, उसके दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये जो दोनों आवेश थे उनके गुणनफल के समानुपाती हो गया, और गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, मध्य की दूरी r थी तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। समानुपाती में इस तरह लिखा जाता है ऊपर और व्युत्क्रमानुपाती में नीचे लिखा जाता है। तो समानुपाती तो Q1 Q2 है, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती क्या है R स्क्वायर, और F क्या है ये। तो ये इस तरह से हमारा सूत्र बना ये वाला, और ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, अब पता होगा, बोलो आप, के। और जो के है वो जो के आएगा उस के को आप देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो टोटल जो पूरा सूत्र क्या हो जाएगा, वो जो पूरा सूत्र आएगा वो आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है आपका प्रॉपर सूत्र आएगा। तो इसकी आप देख सकते हो कूलम का नियम आपने पूरा कर लिया है, और इस बहुत ही बड़ी बात है आपके लिए कि आपने कूलम का नियम पूरा कर लिया, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन हम दो टॉपिक को पढ़ लेते हैं। परावैद्युतांक, जितने भी कुचालक पदार्थ हैं वे सब परावैद्युतांक कहलाते हैं। जितने भी कुचालक पदार्थ हैं उन सबको आप क्या कह सकते हो, परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक कह सकते हो, ठीक है। जैसे रबड़, रेत, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह, परावैद्युतांक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपके ईयरली में, तो शायद पता नहीं, बोर्ड में तो पता नहीं, लेकिन हाफ ईयरली में शायद पूछी जा सकती है ये।
ये आपके फर्स्ट टेस्ट वगैरह में पूछी जा सकती। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, मतलब कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेश के मध्य जो बल है ना, आवेश के मध्य बल, वो निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, उससे इस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं कि ER इक्वल टू FM। तो आप यहाँ पर ER क्या है, आप ये समझना चाहोगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने एप्सिलॉन नोट पढ़ा था, ये एप्सिलॉन R आ चुका है। तो एप्सिलॉन नोट था वो था निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात में। और जो ये एप्सिलॉन R आया है ये माध्यम में, ठीक है। तो ये माध्यम में है, तो हमने देख लिया है कि ये माध्यम में है। और FM अगर आप देख सकते हो तो ये निर्वात में है, तो FM ये जो माध्यम में है, ठीक है। तो आपने F का सूत्र क्या निकाला था, आपने F का सूत्र सीधी सी बात है ये निकाला था 1/4 पे एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो FM का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट था वो हट जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको ऊपर से इसको काटोगे, अगर इससे काटते हो तो बचता क्या है, आपके पास बचता है, आपके पास अगर आप सबको काट देते हो तो आपको बता देता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा करके बताना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी अलग चीज़ है ये, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ आपके पास था एप्सिलॉन R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप इससे इसको काट सकते हो, ये आपको मैथमेटिक्स आती हो कितनी, तो ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो। अब जब आप ऐसे काटते हो, तो चलो आप इसको काटा, आपने ये वाला नहीं काटा है, आप ये समझ लेना, आपने ये वाला काट दिया है, ये वाला काट दिया है, और ये वाला भी काट दिया है, लेकिन ये वाला भी आपने नहीं काटा है। आप इस तरह अब क्या करते थे मैथमेटिक्स में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखते थे, इंटू कर आप जो ये वाला जो था ऊपर जाता था, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 1। तो जब 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो बचा क्या, एप्सिलॉन जो ये माध्यम में है वो बचा आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आपका सूत्र आया देखिए, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर हमने यही निकाला, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको पता चल गया होगा किससे आया, ठीक है। यही हमने यहाँ पर भी किया था, ठीक है। ये विमाहीन राशि है, ठीक है, परावैद्युतांक जो है विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती। आपने 11th में पढ़ा होगा विमा के बारे में, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो 11th इतनी काम नहीं आती है, मैं सही बोल रहा हूँ, फिजिक्स में इतनी काम 11th की पढ़ाई नहीं आती है। तो ये जो एप्सिलॉन, अब जो ये एप्सिलॉन था इसको इधर इंटू कर लिया, और ये जो इसका मान आया एंड में ये आया। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं अभी इस वीडियो का, उसके बाद में हम जो ये आधा चैप्टर हो चुका है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, और आधा चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, जो भी अभी मैं थोड़ी देर बाद में बना दूंगा, 15-20 मिनट बाद में, ठीक है। आप इसे देख सकते हो। पहले माना स्वेच्छ मूल बिंदु के सापेक्ष निर्वात